आज का यह वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है क्योंकि इससे पहले मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी एक्सप्लेन किया हूँ उसमें कि रेफ्रिजरेंट किस तरह से काम करता है। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि लास्ट में आपने उसमें कुछ कन्फ्यूजन कर दिया था, जल्दी जल्दी में आपने बताया था। तो आज मैं दोबारा ये कैपिलरी के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से रेफ्रिजरेंट काम करता है और किस तरह से वेपर से लिक्विड में ट्रांसफ़र होता है रेफ्रिजरेंट। क्योंकि वेपर में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, फिर वेपर में होता है, फिर लिक्विड में होता है। तो ये ट्रांसफ़र कैसे होता है आज हम समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि रेफ्रिजरेंट सिस्टम में काम कैसे करता है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो या फिर डीप फ्रीज़र हो या फिर एयर कंडीशनर हो। जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट से काम करता है, सेम यही साइकिल होता है कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, चाहे वो इन्वर्टर एसी हो, नॉन इन्वर्टर एसी हो, डक्टेबल हो या फिर बड़ा पैकेज एसी हो, सारे सिस्टम एक जैसे ही काम करते हैं। तो वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके सीखते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। तो हम बात करते हैं टॉपिक की कि ये जो कैपिलरी, उसमें कैपिलरी और ड्रायर फ़िल्टर, ये देखिए इसे जो है ना, इसे कहते हैं ड्रायर फ़िल्टर। ये जो लगा हुआ है फ़िल्टर का, इतना यहाँ से देखिए जॉइंट है, यहाँ से जॉइंट है ऊपर, ये होता है, इसका नाम होता है ड्रायर फ़िल्टर। और ये जो पतली लाइन लगी हुई है, पतली पाइप लगी हुई है, देखिए ड्यूल है, 2 पाइप लगी हुई है ना, इसे कहते हैं कैपिलरी। ध्यान से समझ लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये होता है कैपिलरी। और ये छोटा सा फ़िल्टर लगाया जाता है, बस ऐसे ही लगाया जाता है ताकि 2 कैपिलरी एक साथ में आराम से जॉइंट हो जाए। और इसका कुछ काम नहीं होता है, इसमें फ़िल्टर या फिर इसमें जाली नहीं लगी होती है, इसको समझ लीजिए। बस पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो या फिर डक्टेबल हो या फिर पैकेज एसी हो या फिर नॉन इन्वर्टर, इन्वर्टर, एयर कंडीशनर, कोई भी हो रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सब में ये जो पार्ट है ना, ये लगाया जाता है। और सारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम का सारा खेल यही होता है, मेन यही पार्ट होता है। वैसे तो लोग कहते हैं कंप्रेसर मेन पार्ट होता है, लेकिन कंप्रेसर काम करता है, अपना पंप करने का काम करता है, कंप्रेसर तो रहना ही चाहिए, लेकिन ये मेन पार्ट है। अगर ये ना हो, इसकी जगह पे अगर मोटा पाइप लगा दिया जाए, इस तरह का आप देख सकते हैं 3/8 का पाइप है ये, अगर पाइप लगा दिया जाए तो ना तो कूलिंग करेगा और ना ही हीटिंग करेगा। जबकि कंडेंसर बनाया जाता है हीट होने के लिए और कूलिंग कॉइल बनाया जाता है कूल होने के लिए, लेकिन दोनों काम नहीं करेगा बिल्कुल। इधर से रेफ्रिजरेंट जाएगा, उधर से वापस आ जाएगा, ना तो कूलिंग करेगा ना तो हीटिंग करेगा। मेन खेल इसी का होता है, कैपिलरी और ड्रायर फ़िल्टर। अब हम बात करते हैं कि कैपिलरी और ड्रायर फ़िल्टर को तो हमने समझ लिया, अब हम बात करते हैं कि काम कैसे करता है, रेफ्रिजरेंट रन कैसे होता है। तो रेफ्रिजरेंट रन होने के लिए मैं आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिखा रहा हूँ, साइकिल डायग्राम, कि किस तरह से रेफ्रिजरेंट रन कर रहा है। कंप्रेसर फेंक रहा है, उसके बाद पूरे सिस्टम में साइकिल होकर के वापस कंप्रेसर में फिर आ रहा है। लेकिन एक तरफ रेड दिखा रहा है जहाँ पर हीट होता है, वहाँ पर रेड यहाँ पर दिखाया गया है, और जहाँ पर कूल होता है, यहाँ पे ठंडा होता है, वहाँ पर ब्लू दिखाया गया है। इसको भी देखिए और समझिए। तो होता क्या है, उसको देखते रहिए और यहाँ पे समझिए, तब आप समझ पाएंगे। अब देखिए ना, कंप्रेसर जब डिस्चार्ज फेंकता है, कंप्रेसर डिस्चार्ज जब फेंकता है, एक कंप्रेसर में सक्शन लाइन होता है जो कि खींचने का काम करता है, एक पतला पाइप होता है डिस्चार्ज लाइन जो कि सिर्फ रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज करता है, पंप करता है, यानी कि फेंकता है बहुत तेज़ी से। तो जब कंप्रेसर से निकलता है, उसके बाद सीधा कहाँ जाता है, सीधा जाता है कंडेंसर में, सीधा कंडेंसर में गया। अब वहाँ पर जाकर के पूरा कंडेंसर में साइकिल किया, अब वहाँ पर हीट हुआ, कंप्रेसर में जाकर के हीट होता है, गर्म होता है, और वहाँ पर रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में होता है। ये भी समझिए, लिक्विड फॉर्म और वेपर फॉर्म को भी समझ लीजिए। वहाँ पर जाकर के वेपर फॉर्म में होता है। अब वो वेपर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में कैसे ट्रांसफ़र होता है, थोड़ा सा ही जगह होता है, लेकिन उतने में ही लिक्विड फॉर्म और वेपर फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। कैसे होता है, तो सबसे पहले गया कंडेंसर में साइकिल करके, उसके बाद कंडेंसर से जब निकलता है आउटपुट निकलता है, तो यहाँ पे आता है सीधा। ये आप देख सकते हैं एक हिस्सा खाली है ना, यहाँ पर आता है, सेम बिल्कुल ऐसे ही लगाया जाता है।
रेफ्रिजरेटर में सीधा लंबा करके लगाया जाता है, लेकिन एयर कंडीशनर सिस्टम में आउटडोर यूनिट में इसे लगाया जाता है, कंप्रेसर के पास में। जब कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है और यहाँ पर आता है, सीधा यहाँ पर पाइप जॉइंट रहता है, ऐसे जैसे इधर से जॉइंट है ना, वैसे इधर से जॉइंट रहता है। जो आउटपुट निकलता है कंडेंसर से वो यहाँ पर आया, उसके बाद रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आया। अब ये ड्राई फिल्टर क्यों लगाया जाता है ये भी समझ लीजिए। अगर इसको ना लगाएं तो भी एयर कंडीशनर हमारा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, हमारा एयर कंडीशनर तब भी चलेगा अगर इसको ना लगाया जाए तो। अब इसको समझ लीजिए कि इसको लगाया क्यों जाता है। सिर्फ कैपिलरी ही लगा दी जाए तो भी चलेगा। मैं बहुत से सिस्टम को चला दिया हूँ ऐसे और चल भी रहा है अच्छा खासा, लेकिन इसे क्यों लगाया जाता है? इसके अंदर एक जाली होती है, आप देख सकते हैं, मैं इमेज में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जाली होती है, शायद नहीं देख पाएंगे, अंधेरा है, नहीं देख पाएंगे। इसके अंदर एक जाली होती है जो कि रेफ्रिजरेंट और लिक्विड है, और उसमें थोड़ा बहुत ऑयल भी चल कर के आता है, तो उसमें कुछ छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कचरा जैसे होते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर आकर के फ़िल्टर हो जाता है, यानी कि वो साफ़ हो जाता है यहाँ पर के, और कचरे को आगे नहीं जाने देता है। क्योंकि ना कचरा अगर इसमें आएगा, ये कैपिलरी पतली पाइप है ना, अगर इसमें कचरा आएगा तो यहाँ पर आकर के ब्लॉक हो जाएगा, फंस जाएगा कचरा। और अगर पार भी हो गया, मानिए पार भी हो गया, तो फिर से वापस कूलिंग कॉइल में जा कर के फंसेगा, फिर उसके बाद कंडेंसर में भी फंस सकता है, फिर कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर को डैमेज करेगा। इसलिए इसको लगाया जाता है कि जितना भी उसमें कचरा आए वो यहाँ पर आकर के रुक जाए। इसके अंदर एक जाली होती है, यहाँ पर आकर के रुक जाता है। ध्यान से समझिएगा तभी आप समझ पाएंगे। साइकिल भी मैं बता दूंगा, अच्छे से समझ पाएंगे, और एक कैपिलरी का काम भी मैं बता दूंगा। अब यहाँ तक रेफ्रिजरेंट आया, यहाँ से फ़िल्टर हो गया, छन गया, उसके बाद बिल्कुल क्लीन रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ के इस कैपिलरी में आया। कैपिलरी में आकर के ये पूरा राउंड किया। राउंड करने के बाद अब देखिए ना, कैपिलरी ये पतला है बिल्कुल, और यहाँ पर मोटा है। जो डिस्चार्ज फेंक रहा है वो तो मोटा है, 3/8 का पाइप, और यहाँ पर आकर के बिल्कुल पतला हो गया। अब पतला होने की वजह से अब रेफ्रिजरेंट का जमाव है ना, क्योंकि कंप्रेसर जो फेंक रहा है 3/8 पाइप से, वो तो अपने चाल पर फेंक रहा है, वो तो कम नहीं करेगा ना। कंप्रेसर कम नहीं करता है, बल्कि फेंकता जाता है। अब यहाँ पे रेफ्रिजरेंट आगे नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। इसलिए कंडेंसर में बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने की वजह से, और वो वेपर में होता है, क्योंकि यहाँ पर आकर के रुकावट हो गया, रेफ्रिजरेंट का रुक गया, यहाँ पर धीरे धीरे अब पास हो रहा है। आगे क्या होगा ये भी मैं बताऊँगा। यहाँ पर आकर के धीरे धीरे करके पास हो रहा है रेफ्रिजरेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ, कंडेंसर में इकट्ठा हुआ, बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हुआ, इसलिए वहाँ पर हीट हो गया, वहाँ पर गर्म हो गया। गर्म होने का यही कारण है कि ये कैपिलरी लगी है, यहाँ पर आकर के रुक जाता है रेफ्रिजरेंट, धीरे धीरे करके क्रॉस होता है और कंडेंसर में जाकर के हीट हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इकट्ठा होने की वजह से, और वो वेपर में होता है। अब देखिए यहाँ पर ना, जब कैपिलरी से पार हुआ तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कैपिलरी कैसे रेफ्रिजरेंट को पास कर रहा है, बिल्कुल स्प्रे की तरह, बिल्कुल स्प्रे होकर के जाता है। यहाँ से बहुत पतला बारीक एकदम स्प्रे होकर के जाता है यहाँ से। अब यहाँ से निकला जो आउटपुट, वो सर्विस वाल्व जो होता है, जो आउटडोर में सर्विस वाल्व लगा होता है, उसके रास्ते से और लिक्विड लाइन के रास्ते से सीधा कूलिंग कॉइल में चला जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि फिर वेपर से लिक्विड में ट्रांसफ़र कैसे हुआ। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सा ही है कि यहाँ पर स्प्रे होकर के फेंक रहा है ना, तो स्प्रे हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वही स्प्रे लिक्विड बना दिया उसको, क्योंकि बहुत पतला, वो जैसे होता है ना पानी का स्प्रे जब मारते हैं उसमें तो पानी निकलता है, जब पतला स्प्रे जैसा निकलेगा तो वहाँ पर लिक्विड बन जाता है, लिक्विड फेंकता है, और वहाँ पर जाकर के कूलिंग कॉइल में जाकर के घूमता है, घूम करके, और लिक्विड है ना, वो वहाँ पर लिक्विड ही होता है, धीरे धीरे चलता है, क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे ही फेंक रहा है ना कैपिलरी, तो धीरे धीरे चलता है, लिक्विड वहाँ पर बन जाता है। अब लिक्विड बनने के बाद वहाँ पर अब कूलिंग कैसे हो जाती है, इसको भी समझ लीजिए। कूलिंग इस तरह से हो जाती है, क्योंकि कंडेंसर में तो गर्म है। अब यहाँ पर पतले पाइप के रास्ते से फेंक रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ। आप ऐसे करके करेंगे तो गरम हवा आएगा, इस तरह से करेंगे ठंडा हवा आएगा। बिल्कुल सेम यही काम करता है कैपिलरी।
कि पतले बिल्कुल स्प्रे की तरह फेंकता है और वहाँ पर जाकर के लिक्विड बन जाता है, और वहाँ से जब वापस खींचता है बहुत मोटे पाइप के रास्ते से खींच लेता है, सक्शन के रास्ते से, इसलिए कूलिंग कॉइल में जाकर के ठंडा हो जाता है और कंडेंसर में गर्म होता है। तो कूलिंग कॉइल में लिक्विड फॉर्म में होता है और कंडेंसर में वेपर फॉर्म में होता है। इस तरह से रेफ्रिजरेंट ट्रांसफ़र होता है वेपर से लिक्विड में और लिक्विड से वेपर में। अब फिर से एक साइकिल इसका कंप्लीट हुआ, सक्शन लाइन के रास्ते से वापस कंप्रेसर में आ गया, कंप्रेसर फिर पंप किया, फिर डिस्चार्ज में, फिर डिस्चार्ज के रास्ते से कंडेंसर में गया, कंडेंसर के रास्ते से कैपिलरी से होता हुआ फिर लिक्विड लाइन के रास्ते से कूलिंग कॉइल में चला गया। आप इमेज को देखते रहिए, तब आप समझ पाएंगे किस तरह से रेफ्रिजरेंट रन करता है। तो इस तरह से इसका साइकिल कंप्लीट हुआ। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें प्लस पॉइंट में कि जो कंडेंसर होता है यानी कि आउटडोर जो होता है उसका फ़ैन गर्म हवा क्यों फेंकता है और फ़ैन लगाया क्यों जाता है। इसको मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ, शायद उसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा। इस वीडियो में अगर मैं जॉइंट करूँगा इस टॉपिक को तो काफ़ी अच्छा होगा, एक ही वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर जो होता है ना, रेफ्रिजरेंट गर्म होता है बहुत ज़्यादा, और उसी गर्मी को कंट्रोल करने के लिए फ़ैन मोटर लगाया जाता है। तो होता क्या है कि पाइप में रेफ्रिजरेंट चल रहा है वेपर में और गर्म है बहुत ज़्यादा, उस गर्मी को निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पाइप गर्म होके ख़राब भी हो सकता है, या फिर उसके बाद ख़राब तो ऐसे तो कॉपर होता है, ख़राब तो नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो डैमेज हो ही जाएगा उसमें जब उस हीटर को बाहर नहीं निकालेगा। उसके साथ में कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है, अगर हीटिंग को बाहर नहीं निकालेगा तो कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ेगा और कंप्रेसर हीट अप होकर बार बार बंद होगा। अगर फ़ैन मोटर ने काफ़ी बार आप देखे होंगे, अगर एसी का काम कर रहे हैं तो अगर आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा होता है तो होता क्या है वहाँ पर कि बार बार कंप्रेसर हीट अप होकर के बंद हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर गर्म होकर के बंद हो जाता है, कूलिंग नहीं करता है सिस्टम। तो इसीलिए लगाया जाता है। अब देखिए गर्म कैसे होता है, हवा पीछे से खाली होता है, जाली जो कंडेंसर का जो आउटडोर सिस्टम का पीछे का हिस्सा है वहाँ से खींचता है एयर खींचता है और पाइप में स्पर्श होकर, ऐसे पाइप लगा है ना, इसमें स्पर्श होकर पाइप, और होता क्या है कि इस पाइप को ठंडा कर दिया क्योंकि बाहर का हवा आया, नॉर्मल हवा, इसको ठंडा कर दिया। अब हवा गर्म हो गया, अब उसी गर्म हवा को निकालने के लिए वो फ़ैन मोटर लगाया जाता है। अब गर्म हवा सामने से फेंक दिया बाहर, पीछे से खींचा, पाइप में टकरा करके हवा गर्म हो गया और सामने से फेंक दिया। इस तरह से आउटडोर में काम करता है फ़ैन मोटर। और इनडोर में जब जाता है ना तो सेम प्रोसेस जो आउटडोर में हो रहा है वही सेम प्रोसेस इनडोर में भी होता है। इंडोर में जाकर के लिक्विड फॉर्म में हुआ, पाइप बिल्कुल चिल्ड है, बिल्कुल ठंडा है, और रूम का हवा, जब ब्लोअर का क्या काम करता है, ब्लोअर जो काम करता है ना, ब्लोअर रूम का हवा खींच करके और रूम में ही फेंकता है। कूलिंग कॉइल के ऊपर का फ्रंट का हिस्सा आप देख सकते हैं, यहाँ से हवा खींचता है और ब्लोअर नीचे से फेंक देता है। तो अब ठंडा कैसे हुआ इसको भी समझ लीजिए कि एयर ठंडा कैसे हो गया। तो कूलिंग कॉइल का जो इस तरह का पाइप है ना, उस पाइप में टकरा करके हवा अंदर तो गया, अंदर गया हवा, लेकिन वो हवा जाते ही ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि इस पाइप में स्पर्श होके हवा अंदर गया है, हवा ठंडा हो गया, वही हवा बाहर फेंक दिया ब्लोअर। इस तरह से रूम का हवा एक बार खींचता है और पाइप में स्पर्श होकर के ठंडा हो जाता है और हवा वही बाहर फेंक देता है। जितना भी गर्म हवा रूम में है उसी को इस तरह से खींचता है, बाहर फेंकता है, खींचता है, बाहर फेंकता है, और स्पर्श होकर के पाइप में, कॉपर पाइप में, वो क्या होता है कि ठंडा हो जाता है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि उसमें फिन्स क्यों लगाए जाते हैं पतले पतले। इसी में हम प्लस पॉइंट में हम जोड़ लेते हैं कि फिन्स क्यों लगाए जाते हैं आउटडोर के कंडेंसर में भी और इंडोर के कूलिंग कॉइल में भी। फिन्स किसे कहते हैं? जो कूलिंग कॉइल का जो पतला पतला पत्ती होता है ना, पत्ती आप देख सकते हैं, ये मैं आपको इमेज में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। होता क्या है कि जो पतला पतला पत्ती है, कॉपर पाइप के ऊपर पतले पतले पत्ती लगे हैं, इसलिए ताकि जो एयर खींच रहा है उसे एक बराबर खींचे, ऐसा नहीं कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम। अगर ये फिन्स नहीं लगे होते तो कहीं ज़्यादा खींचता, कहीं कम खींचता, तो कहीं से ठंडा देता, कहीं से गर्म देता। इसलिए फिन्स लगाए जाते हैं ताकि जहाँ से भी हवा खींचे पूरा कूलिंग कॉइल एक बराबर एक समान एयर खींचे, ताकि एक समान कूलिंग हो। तो इस तरह से खींचता है और बाहर फेंक देता है। इसलिए फिन्स लगाए जाते हैं कि जो हवा का आकार है एक समान कूलिंग कॉइल के ऊपर जा कर के गिरे,
उसी तरह से सेम आउटडोर कंडेंसर में भी फिन्स लगाए जाते हैं ताकि जितना भी एयर है पूरे पाइप को ठंडा करने के लिए एक समान एयर जा कर के गिरे उस पर और सामने से फेंक दें। अगर फिन्स नहीं लगा होता तो कहीं पाइप को ठंडा कर पाता और कहीं पाइप को ठंडा नहीं कर पाता। आउटडोर की बात कर रहा हूँ, इसलिए फिन्स लगाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जो डाउट था आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर देने के लिए रेडी हूँ हमेशा। कभी भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, जब भी मैं खाली रहूँगा मैं आपके लिए वीडियो बना दिया करूँगा। मैं इसीलिए तो अवेलेबल हूँ हमेशा यूट्यूब पर। तो मुझे लगता है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते एक नए टॉपिक के साथ।